हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट 9th क्लास ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर ड्रेनेज का। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने हिमालयन रिवर्स के बारे में डिस्कस किया। अभी नेक्स्ट टॉपिक है द पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब कि वो रिवर्स जो पेनिनसुलर रीजन में फ्लो करती हैं। सो द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट्स को भी हमने सेकेंड चैप्टर इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिस्कस किया है। तो ये देखो, ये है वेस्टर्न कोस्ट और इसके बिल्कुल पैरेलल रन करते हैं यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स। नॉर्थ टू साउथ ये हैं वेस्टर्न घाट्स। तो कहा गया है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में एक वाटर डिवाइड का काम करते हैं। वाटर डिवाइड मतलब कि एक एलिवेटेड लैंड जो कि दो रिवर स्ट्रीम्स को अलग करती हो। तो कुछ जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में फ्लो करेंगे इस तरफ, और कुछ रिवर्स इसके ईस्ट में फ्लो करती हैं। ओके, ये वाटर डिवाइड की तरह काम करता है पेनिनसुलर रीजन में। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड द कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स। ऑब्वियसली यहाँ की जो मेजर रिवर्स हैं वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। दो रीजन्स हैं इसके। एक तो देखो, यहाँ पर स्पेस ही बहुत कम है, आप देख रहे हैं ईस्ट की तरफ जगह ही नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी रिवर्स इस तरफ बहती है स्ट्रीम के जैसे। दूसरी, इधर एरिया भी ज़्यादा है, और दूसरा जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ईस्टर्न घाट्स के कंपेयर में ज़्यादा एलिवेटेड है, ऊपर उठे हुए हैं। तो जो फ्लो है रिवर का, जो स्लोप है वो इस तरफ बनता है, ईस्ट की तरफ। तो ज़्यादातर जो रिवर्स हैं, जैसे कि जो यहाँ की मेन रिवर्स हैं, महानदी देखते हैं, ये देखो, ये है महानदी, महानदी रिवर। देन गोदावरी, ये है गोदावरी रिवर, गोदावरी। देन कृष्णा, कृष्णा रिवर, ये है कृष्णा। और कावेरी। ये जो पेनिनसुलर रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, लॉन्ग रिवर्स हैं, ये ईस्टर्न फ्लोइंग है, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। ओरिजिन इनका यही है, यहाँ से ये शुरू होंगी इधर से और फ्लो करेंगी ईस्टर्न घाट की तरफ, और फिर ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाएगी, आकर इसके साथ मिल जाएगी। द रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स, और अपने माउथ पर जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उससे पहले यहाँ पर डेल्टा बनते हैं। ये देखो, ये महानदी का डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है ये। ओके, ये गोदावरी का है, कृष्णा एंड कावेरी। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रीम बहती हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। इसके इधर इस मैप में नहीं शो किया गया है, देखो इससे आप बेटर समझेंगे। ये वेस्टर्न घाट्स हैं, तो इनके वेस्ट की तरफ, वेस्ट मतलब इस तरफ बहुत छोटी स्ट्रीम बहेगी, क्योंकि जगह ही कम है, स्पेस ही कम है फ्लो होने के लिए। तो ये देखो, एक यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम ये आपको दिखाई दे रही होगी, एक ये है, एक ये है, ये थोड़ी लंबी रिवर है, पेरियार रिवर। ओके, एंड देयर आर न्यूमरस वेस्टर्न घाट्स। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। नर्मदा और तापी अकेली ऐसी लॉन्ग, थोड़ी लंबी रिवर है, बाकी जो रिवर्स हैं बहुत छोटी छोटी है, स्ट्रीम के जैसी है। ये नर्मदा है यहाँ से, और ये है तापी। ये अकेली दो ऐसी बड़ी नदियाँ हैं जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और फिर अरेबियन सी में गिरती है, वहाँ पर एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बोलते हैं जब नदी का जो फ्रेश वाटर है वो सी के सॉल्ट वाटर से मिलता है, तो वो प्लेस जहाँ पर वो मिलते हैं उसको कहते हैं एस्चुरी। तो दो जो मेन रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं वो है नर्मदा एंड तापी। बाकी जो मेन रिवर्स हैं सभी ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, और उसमें मेन रिवर्स कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। बाकी भी और बहुत सारी, लेकिन वो सभी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इन्हीं में आके फाइनली मिल जाती है। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। इनका जो ड्रेनेज बेसिन है, अगर आप कंपेयर करें हिमालयन रिवर्स से, काफ़ी छोटा है, जगह भी छोटी है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। गंगा को अगर हम देखें, पूरा ये एरिया कवर करती है। और जैसे आप साउथ में आएंगे तो ये एक उल्टा ट्रायंगल जैसा बनता है, तो वेस्ट टू ईस्ट स्पेस ही कम है यहाँ पर। ये लेंथ जैसे जैसे आप साउथ में आएंगे कम होती जाएगी। सो ऑब्वियसली इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है साइज में। अभी वन बाय वन जो पेनिनसुलर रीजन की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है द नर्मदा बेसिन। सो द नर्मदा राइजेज इन अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। ये देखो, ये नर्मदा है, ये है नर्मदा रिवर। ये राइज होती है, शुरू होती है यहाँ पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक से, उसके बाद फ्लो होती है टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ फ्लो होती हुई जाएगी, और इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। फॉल्टिंग की वजह से
अर्थक्वेक आया हो या फिर किसी और टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी की वजह से यहाँ पर रिफ्ट वैली बन गई है। रिफ्ट हो जाना मतलब कि एक दरार पड़ जाना, देखो ऐसे, देखिए फॉल्टिंग की वजह से ये एक रिफ्ट क्रिएट हुआ, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ ये और ज़्यादा वाइडर होता गया और बड़ा होता गया और बाद में नर्मदा इससे बहने लगी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि विच रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज इन इंडिया। आगे और भी हम देखेंगे, अभी एक नाम आपको पता है, नर्मदा। चलिए आगे, ऑन इट्स वे टू द सी, समुद्र तक जब ये पहुंचती है, अरेबियन सी तक, द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरस्क लोकेशंस, बहुत सारी ऐसी लोकेशन ये बनाती है जो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, बहुत अट्रैक्टिव है। द मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर, देखो ये है वो प्लेस, ये मार्बल रॉक्स हैं जबलपुर के पास में, जहाँ पर नर्मदा फ्लो होती है थ्रू अ डीप गॉज। गॉज हमने देखा था, रिवर ने जब कट किया माउंटेन को या फिर किसी भी यहाँ पर प्लेटू को वो कट करती है, कट करके यहाँ से फ्लो करने लगी, उसे बोलते हैं गॉज। तो ये एक टूरिस्ट प्लेस है जबलपुर के पास में, मार्बल रॉक्स। एंड द धुआंधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स, देखिए ये है धुआंधार फॉल्स, जहाँ पर कि नर्मदा स्टीप रॉक से एकदम से नीचे गिरती है। आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, तो ये कुछ ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कुछ पिक्चरस्क लोकेशंस हैं जो नर्मदा बनाती है ऑन इट्स वे टू द सी। एक तो है मार्बल रॉक्स नियर जबलपुर और दूसरा है धुआंधार फॉल्स। अभी एक फैक्ट दिया है, जो नर्मदा रिवर का कंजर्वेशन मिशन है उसको इनिशिएट किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बाय द स्कीम नेम्ड, और स्कीम का नाम क्या है, नमामि देवी नर्मदे। अगर आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं टू लर्न मोर अबाउट इट। ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ देम जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। नर्मदा की कोई ऐसी मेन ट्रिब्यूटरी है नहीं जिसका नाम आपको याद रखना हो, बहुत छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं और सभी इसको राइट एंगल पर मिलती है, मतलब कि ऐसे बिल्कुल सीधे। ओके, इसमें कोई मेंशन भी नहीं की गई है, पिक्चर में भी नहीं है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, देखो ये मध्य प्रदेश है और ये गुजरात है इधर, ये तो यहाँ से आई नर्मदा, ये मध्य प्रदेश को पूरा इसने कवर किया और फिर थोड़ा सा पार्ट इसका गुजरात में भी है, यहाँ पर अरेबियन सी में गिरने से पहले। तो दो स्टेट में ये फ्लो करती है, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, दो स्टेट में फ्लो करती है। उसके बाद रिफ्ट वैली से बहती है, मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक हिल से इसका ऑरिजिन है, वहाँ से ये राइज होती है, निकलती है। उसके बाद दो जो मेन पिक्चरस्क लोकेशंस हैं, एक है यहाँ पर मार्बल रॉक्स जबलपुर में और एक है धुआंधार फॉल्स। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट है तापी बेसिन। देखो ये है तापी रिवर। द तापी राइजेस इन द सतपुरा रेंजेस इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये एमपी है मध्य प्रदेश, इसके बैतूल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर ये शुरू होती है सतपुरा रेंजेस से। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली पैरेलल टू नर्मदा, नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल ये फ्लो करती है, देखो ये है नर्मदा, तो इसके बिल्कुल पैरेलल है और ये भी रिफ्ट वैली में ही बहती है। रिफ्ट वैली का कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं पहले, बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन लेंथ में ये नर्मदा से काफ़ी छोटी है। इसका जो बेसिन है वो कवर करता है पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये यहाँ से यहाँ तक मध्य प्रदेश में फ्लो कर रही है यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ से एंटर करेगी महाराष्ट्र में, यहाँ तक महाराष्ट्र में बहेगी और देन गुजरात। बेसिन मतलब जहाँ तक इसका पानी पहुँचता है। सो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया को ये ड्रेन करती है। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, ये कॉन्सेप्ट भी हमने अभी देखा कि ये है यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ये है वेस्टर्न कोस्ट, तो दोनों के बीच में जो वेस्टर्न प्लेन वाला एरिया है ये बहुत ही नैरो है, बहुत पतला सा है। हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट, तो यहाँ पर जो रिवर्स बहती है इस एरिया में वो बहुत ही छोटी है। मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो है साबरमती, माही, इनको देखते हैं। देखिए ये है साबरमती रिवर, उसके बाद माही, ये है माही रिवर। ये कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के नाम आपको दिए हैं क्योंकि बहुत छोटी है, इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है अभी। देन भरतपुजा, भरतपुजा ये यहाँ पर है कहीं केरला में, नहीं शो की गई है, यहाँ पर होगी अप्रॉक्स। और पेरियार, ये है पेरियार, ठीक। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दीज रिवर्स ड्रेन द वाटर, किन स्टेट्स में ये जो है रिवर्स ड्रेन करती है। तो साबरमती को अगर हम देखें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पार्ट इसका राजस्थान में है, बाकी गुजरात। माही को अगर देखें यहाँ से स्टार्ट हुई, बहुत थोड़ा सा, ये इतना पार्ट इसका एमपी में है, देन ये इतना पार्ट इसका राजस्थान में है और फिर गुजरात, और ये दोनों है केरला में, पेरियार और भरतपुजा। ओके नेक्स्ट,
अभी तापी बेसिन के बारे में ज़्यादा आपको दिया नहीं है, बस शुरू कहाँ से होती है, ये सतपुरा रेंजेस से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, मध्य प्रदेश के, और किन स्टेट्स में बहती है, ये भी रिफ्ट वैली में ही बहती है, नर्मदा के पैरेलल बहती है उससे, लेकिन छोटी है, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र में बहती है। उसके बाद हमने कुछ एक जो रिवर्स वेस्टर्न फ्लोइंग है उनको देखा। ये दो ही वैसे मेन रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, नर्मदा और तापी। बाकी जो छोटी छोटी सी नदियाँ हैं, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। ओके, नेक्स्ट है द गोदावरी बेसिन। रिवर देखते हैं पहले, ये है रिवर गोदावरी। यहाँ से वेस्टर्न घाट से शुरू हुई, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर गई ये बे ऑफ बंगाल में। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये पेनिनसुला में सबसे लंबी रिवर है। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से ये राइज होती है वेस्टर्न घाट से। इसकी जो लेंथ है अबाउट 1500 किलोमीटर है, और ये ड्रेन होती है इनटू बे ऑफ बंगाल, ये हमने देख लिया। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है बहुत लार्जेस्ट है अमंग द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबी रिवर भी गोदावरी है और इसका बेसिन भी सबसे लार्जेस्ट है। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसका जो बेसिन है महाराष्ट्र के कुछ पार्ट को कवर करता है। देन अबाउट 50% ऑफ बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। ज़्यादातर जो 50% बेसिन है इसका वो महाराष्ट्र में ही है। देखो रिवर खुद यहाँ से यहाँ तक महाराष्ट्र में बह रही है लगभग आधी। मध्य प्रदेश, ये है एमपी। अच्छा, एमपी में ये रिवर बहती नहीं है। अगर इसके फ्लो को हम देखेंगे, ये मैप भी पुराना है, इसमें तेलंगाना, चलो ठीक है, तो ये फ्लो करती है महाराष्ट्र से, उसके बाद तेलंगाना से, और फिर आंध्र प्रदेश से। बहुत छोटा सा इसका पार्ट यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी है, बिल्कुल बॉर्डर पर। लेकिन कहा गया है कि इसका जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश में भी है। बेसिन का मतलब सिर्फ रिवर वहाँ से फ्लो करे ऐसा नहीं होता, हमने देखा था फर्स्ट पैराग्राफ में। बेसिन का मतलब है रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी कहाँ कहाँ तक जाता है। तो इसकी जो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहाँ से फ्लो करती है। देखो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है वेनगंगा, यहाँ से आई है एमपी से। तो कहने का मतलब है रिवर बेसिन मतलब रिवर प्लस उसकी सभी ट्रिब्यूटरीज का जो ड्रेनेज एरिया है, जहाँ तक वो ड्रेन कर रही है उनका पानी पहुँच रहा है। तो इसका बेसिन कहाँ कहाँ तक फैला है, एक तो देख लिया हमने महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा से भी इसकी कोई ट्रिब्यूटरी आई होगी, ये देखो ये इंद्रावती आई है उड़ीसा से, और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो ये खुद भी फ्लो करती है। द गोदावरी इज जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी है, जैसे कि सच एज पूर्णा, वर्धा, देख लेते हैं इनको। ओके, सबसे पहले है ट्रिब्यूटरी सच एज पूर्णा। पूर्णा इसमें शो नहीं की गई है, बट ये महाराष्ट्र में ही है, यहाँ पर कहीं है ये रिवर। तो यहाँ पर एक पूर्णा इसको ज्वाइन करती है। उसके बाद वर्धा, ये देखो वर्धा तो शो की गई है, ये है वर्धा। देन प्राणहिता, ये है प्राणहिता। उसके बाद है मंजरा, ये है मंजरा। देन वेनगंगा, वेनगंगा भी यहीं से आई है, ये प्राणहिता के बिल्कुल पास पास से। और पेनगंगा, ये है पेनगंगा। और भी है, जैसे कि सबरी भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, नीचे भी है। चलिए, तो ये कुछ इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। नाम बस आपको याद रखने हैं। अगर लोकेशन की हम बात करें, मैप पर एग्जाम में आपको शो करने के लिए आएगा तो वो मेन रिवर्स ही आएंगी। बाकी ट्रिब्यूटरीज के बस नाम आपको याद रखने हैं। ये सिर्फ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए हम मैप में देख लेते हैं इनको। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। अगर हम इसकी आखिरी 3 ट्रिब्यूटरीज, 3 मतलब मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा को देखें तो ये बहुत लार्ज रिवर्स हैं। देखो ये थी वेनगंगा, ये खुद में बहुत लंबी रिवर है, ये थी पेनगंगा, और मंजरा, ये थी मंजरा। ओके, ये 3 इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की, ये खुद में भी बहुत लार्ज है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स, क्योंकि सबसे लंबी भी रिवर है और बहुत सारे एरिया को भी कवर करती है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है कई स्टेट्स में फैला हुआ है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा हम किसको बोलते हैं? जैसे गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ऐसे दक्षिण की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी। तो इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये बस गोदावरी के बारे में था कि एक तो लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ से स्टार्ट होती है? महाराष्ट्र के नासिक से। यहाँ से अबाउट 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है इसका। कुछ 1-2 इसकी ट्रिब्यूटरीज आप याद कर लेंगे, और 50% इसका जो पार्ट है वो महाराष्ट्र में है। उसके अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी को कौन सी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती है? पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। और इसकी जो ठीक है, कुछ एक लार्ज ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो कि इसमें अपने पानी को कंट्रीब्यूट करती है। अब आते हैं महानदी बेसिन पर।
ये देखो ये है महानदी, ये नीचे दो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, यहाँ पे जाके ये इसने डेल्टा बनाया। ट्रिब्यूटरीज के नाम यहाँ पर नहीं दिए हैं, शायद इसमें दिए हो। सो महानदी राइज होती है इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से, ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, यहाँ से ये राइज होगी इसके हाईलैंड से, उसके बाद फ्लो करेगी थ्रू उड़ीसा, ये उड़ीसा स्टेट है। देन ये फ्लो करके आए छत्तीसगढ़ से, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़ में बही, उसके बाद आ गई उड़ीसा में, उसके बाद उड़ीसा पहुँचती है रीच, और फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। द लेंथ ऑफ द रिवर इज़ अबाउट 860 किलोमीटर, छोटी रिवर है, 860 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है उसको शेयर करते हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। महाराष्ट्र में कहाँ तक पहुँच गया ये? हाँ, यहाँ से क्योंकि शुरू होती है ना, थोड़ा सा पार्ट आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा पानी जाता हो क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री पर है। सो महाराष्ट्र, देन छत्तीसगढ़ तो है ही, उसके बाद उड़ीसा भी है, और ऊपर झारखंड से इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज आई है, इसलिए इसके बेसिन में झारखंड को भी ऐड कर दिया गया है। ओके, ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज दी नहीं है, बस डिस्टेंस आपको पता हो कहाँ से शुरू होती है और किन स्टेट्स को ड्रेन करती है। नेक्स्ट है कृष्णा बेसिन, ये है कृष्णा रिवर, ये देखो, एक तो मेन ट्रिब्यूटरीज की दिख ही रही है, ये भीमा। ओके, सो कृष्णा बेसिन राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, ये यहाँ पर मध्य प्रदेश में महाबलेश्वर के पास से एक स्प्रिंग से शुरू होती है और फिर फ्लो करती है अबाउट 1400 किलोमीटर। कहने का मतलब है गोदावरी का कितना था डिस्टेंस, 1500, उससे थोड़ी ही छोटी है ये भी काफ़ी लंबी रिवर है। 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द तुंगभद्रा, द कोयना देख लेते हैं, द घाट प्रभा, मूसी एंड द भीमा आर सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी? एक तो यही है भीमा, लंबी रिवर है, एक ये है तुंग और भद्रा, दो रिवर यहाँ पर खुद में मिलती है, पहले तुंगभद्रा बनती है उसके बाद, और ये भी ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, कृष्णा में जाके मिल जाती है। और कौन सी थी? कोयना, मूसी, इसमें नहीं शो की गई है, छोटी छोटी रिवर्स होंगी ये, कोयना, मूसी और घाट प्रभा। सो कौन से इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी और भीमा। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से तो ये ओरिजिनेट हुई है, तो महाराष्ट्र इसका ड्रेनेज बेसिन शेयर करता है कर्नाटका, फिर कर्नाटका में भी यहाँ पर फ्लो हुई है, और आंध्र प्रदेश। ओके, 3 स्टेट में इसका ड्रेनेज बेसिन है। अब बात करते हैं कावेरी बेसिन की। ये देखो, पहले रिवर देखते हैं, ये है कावेरी, यहाँ कर्नाटका इससे ये शुरू होती है, फिर फ्लो होते हुए नीचे आएगी आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पर ये इसका आपको डेल्टा दिख रहा है। सो द कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, शुरू होती है, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इन साउथ ऑफ कुडलोर इन तमिलनाडु के कुडलोर के साउथ में। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर, टोटल इसकी लेंथ है 760 किलोमीटर्स, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमवती, काबिनी। देखो कितनी गिवन है यहाँ पर, एक बस ये भवानी दिख रही है हमें यहाँ पर। बाकी जो ये रिवर्स हैं जैसे कि अमरावती है, हेमवती है, काबिनी, बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं, एग्जाम में आपको मार्क करने के लिए नहीं आएगी, बस नाम आपको पता होनी चाहिए। इसका जो बेसिन है वो ड्रेन करता है पार्ट ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को। कर्नाटका से तो राइज ही हुई है, फिर तमिलनाडु में भी बही है, और केरला क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो आई है केरला से। ओके, तो इन स्टेट में इसका ड्रेनेज बेसिन है। एक फैक्ट दिया है पहले, द रिवर कावेरी मेक्स द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कावेरी रिवर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल बनाती है, नोन एज, जिसको जाना जाता है शिव समुद्रम फॉल्स के नाम से। और यहाँ पर इस फॉल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसकी सप्लाई होती है मैसूर में, बैंगलोर में, और कोलर गोल्ड फील्ड KGF में, जहाँ पर गोल्ड की माइनिंग होती है। ओके, नाउ फाइंड आउट द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? कुंचिकल, ये भी कर्नाटका में ही है, कुंचिकल फॉल्स। बिसाइड दीज मेजर रिवर्स, इन मेजर रिवर्स के अलावा देर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। और भी छोटी छोटी रिवर्स हैं जिनके बारे में अभी हम डिटेल में नहीं देखेंगे, जो ईस्ट की तरफ फ्लो होती है। द दामोदर रिवर, ये देखो ऊपर आ जाते हैं, ये है दामोदर रिवर, दामोदर, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है केसाई। द ब्रह्मानी रिवर, ये है ब्रह्मानी रिवर। देन द बैतरानी रिवर,
ये इसके बिल्कुल नीचे ही है। एंड सुबर्णलेखा, ये है सुबर्णलेखा। ये कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स हैं, इनको लोकेट करिए एटलस में, वो तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ। ओके, एक और फैक्ट है, क्या आप जानते हैं कि 70% जो वर्ल्ड का सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, और इसमें से 97% जो वाटर है वो सॉल्ट वाटर है, क्योंकि ओशंस में, सीज में है। सिर्फ 3% पानी है जो कि एज फ्रेश वाटर अवेलेबल है, और उसका भी 3/4 टैप्ड है, ट्रैप है आइस में, आइस शीट्स में, ग्लेशियर्स पर। चलिए, ये था रिवर्स के बारे में। अभी नेक्स्ट टॉपिक है लेक्स। तो रिवर्स हमने देख ली, सबसे फर्स्ट पार्ट में हिमालयन रिवर्स को देखा, उनके बारे में काफ़ी डिटेल में दी थी सभी चीज़ें आपको। 3 ही मेन रिवर्स थी वहाँ पर, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स में नर्मदा, तापी, जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, बाकी और बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं जो फ्लो करती है, उनको अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा। गोदावरी जो सबसे बड़ी रिवर है पेनिनसुलर रीजन की, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी। ओके, अभी हम बात करेंगे लेक्स की। यू मे बी फैमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। कश्मीर वैली और डल लेक के बारे में आपने सुना होगा, इसको आप जानते होंगे। एंड द हाउस बोट्स एंड शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। वहाँ पर शिकाराज चलते हैं डल लेक में। देखो, ये है शिकारा, एक वुडन बोट होती है, ये डल लेक है पीछे। सो इसी तरीके से आपने विजिट किया होगा दूसरे भी टूरिस्ट स्पॉट को जो आपके पास में है, कोई लेक हो, वहाँ पर आपने बोटिंग, स्विमिंग या फिर कोई दूसरे वाटर गेम्स को एंजॉय किया हो। इमेजिन करिए कि अगर श्रीनगर, नैनीताल या दूसरे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, अगर उनमें लेक ना होती तो क्या वो उतने अट्रैक्टिव होते फिर भी जितने की आज है? क्या आपने कभी ट्राई किया है टू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ लेक्स इन मेकिंग अ प्लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट, की जो लेक्स हैं वो कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उस प्लेस को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने में? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, लेक्स टूरिस्ट के लिए तो एक अट्रैक्शन पॉइंट है ही, उसके अलावा भी लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मेनी वेज। बहुत सारे तरीक़ों से लेक्स यूजफुल हैं, जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। फाइंड आउट। लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। जो बहुत बड़ी बड़ी लेक्स होती हैं ना, उन्हें हम सीज बोलते हैं। तो जैसे कि कैस्पियन सी, डेड सी और अरल सी, इनको आपको लोकेट करना है। देखते हैं, देखो ये वर्ल्ड के जो सभी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो आपको यहाँ पर शो की गई है, और ये है यहाँ पर, ये है कैस्पियन सी, ये है अरल सी और ये है डेड सी। बाकी सब बहुत छोटी छोटी लेक्स हैं। अगर आप देखो, ये लेक बैकाल, ये है, लेकिन कैस्पियन सी को अगर आप देखो बहुत बड़ी लेक है, और ये वर्ल्ड की बिगेस्ट, लार्जेस्ट लेक भी है। तो क्योंकि बहुत बड़ी है, जो कुछ बहुत बड़ी बड़ी लेक्स होती है उनको सी बोला जाता है, जैसे कि ये है कैस्पियन सी, अरल सी एंड डेड सी। ओके, चलिए फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ मैनी लेक्स। इंडिया में भी बहुत सारी लेक्स हैं। दीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सभी जो लेक्स हैं कैरेक्टरिस्टिक में, साइज में एक दूसरे से डिफरेंट है। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट। ज़्यादातर जो लेक्स हैं परमानेंट है, हमेशा उनमें पानी रहता है। कुछ लेकिन ऐसी भी है कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जिनमें कि सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी रहता है। लाइक द लेक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड हम बोलते हैं, एक तो है कोस्टल एरिया, और एक इनलैंड मतलब अंदर, मेन लैंड के अंदर जो लेक्स हैं, जो कि सेमी एरिड रीजन्स में है। जो सूखे इलाके में लेक्स हैं वो जनरली सूख जाती है कुछ टाइम पर, जब बारिश नहीं होती। देयर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ एक्शंस ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, while other have been formed by wind, river action and human activities। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि देखो लेक होती क्या है। लेक का मतलब है कि एक थोड़ा शैलो सा रीजन, जो आसपास का एरिया उसका थोड़ा सा एलिवेटेड हो, लेकिन वो रीजन थोड़ा सा गहरा है और उसमें पानी भरा हुआ है, ये इसे हम बोलते हैं लेक। तो लेक कहा गया कि बहुत अलग अलग तरीक़ों से बनती है। जैसे कि कुछ लेक ग्लेशियर के एक्शन से बनेगी। पहाड़ों पे अगर कोई ग्लेशियर है, इरोड होके आया है, बहुत सारी जगह की एक मिट्टी उसने हटा दी वहाँ से, तो बाद में पानी जो मेल्ट है, आइस, वही मेल्ट होकर उसको भर देती है गड्ढे को, तो वो एक लेक बन जाती है आइस शीट की वजह से। कुछ विंड ने फॉर्म की है, कहीं पर बहुत ज़्यादा हवा चली, एक जगह की मिट्टी उड़ा के दूसरी जगह ले गई, तो वहाँ पे एक गहरी जगह बन गई, बाद में उसमें पानी भर गया, वो एक लेक बन गई। कुछ रिवर एक्शन की वजह से हुई, रिवर ने इरोड कर दिया किसी जगह को। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन बीइंग भी कई बार डग कर देते हैं ताकि उसमें पानी भर जाए बारिश का, और बाद में वो हमारे काम आ जाए। तो रिवर डिफरेंट तरीक़ों से बनती है। एक जो म्यांडरिंग रिवर है अक्रॉस द फ्लड प्लेन फॉर्म कट ऑफ दैट लेटर डेवलप इनटू ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स को हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में 8th क्लास में, इससे पहले भी आया है इसी चैप्टर में। तो एक ऑक्सबो लेक भी बनती है। देखो ये होती है ऑक्सबो लेक। कोई रिवर जब ऐसे फ्लो कर रही हो, इस तरीके से ऐसे आ रही है, मान लीजिए
ऐसे ये गई, तो एक टाइम के बाद अगर ये अपने कोर्स को चेंज करती है, मान लो कि ये रिवर जो है वो यहाँ से बहने लगती है धीरे धीरे, इसके जो बैंक्स है वो पास में आते हैं, अभी ये उसका वो बन गया है, कोर्स बन गया है रिवर का, तो ये जो पार्ट है ये कट के अलग हो जाएगा और ये बना देगा एक लेक, इसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो लेक बनने के कई सारे तरीके हैं, रिवर से भी कट होके एक लेक बनती है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ओके, स्पिट्स एंड बार्स फॉर्म लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। लगून देखते हैं, देखिए तो कोस्टल एरियाज में, कोस्टल मतलब कि ये एक जगह है, इधर इसके लैंड है और इधर वाटर है, ये पानी है इधर, तो ऐसे एरियाज में कई बार मटेरियल के डिपॉजिट होने की वजह से ऐसा एक स्पिट बन जाता है, यहाँ पर डिपॉजिट होता गया मटेरियल, ये थोड़ी जगह बन गई है, लैंड बन गई है। अब अगर ये मटेरियल और डिपॉजिट होता जाए होता जाए होता जाए और आगे जाके एक टाइम पर इसको बंद कर दे यहाँ से इस तरीके से, तो ये भी एक लेक टाइप में बन जाता है, ये अलग हो जाएगा इससे कट के, अभी देख भी लेंगे एक दो लगून्स को, और इसे हम कहते हैं लगून। तो ये भी एक टाइप का लेक है। देखिए ये एक स्पिट है, तो ये स्पिट जैसे इससे मिल जाएगा ये लेक कट के अलग हो जाएगी और ये बना देगी लगून। बहुत बड़े बड़े लगून्स भी होते हैं, देखो जैसे कि ये एक लगून है, ये इधर लैंड आपको नज़र आ रही है, ज़मीन है, इधर कोई वाटर बॉडी होगी, एक टाइम पर ये पूरी वाटर बॉडी होगी, यहाँ पर मटेरियल डिपॉजिट होता गया एक स्पिट बना, फिर वो आगे जाके उससे मिल गया और ये कट के एक लेक अलग हो गई। ओके, तो इन द कोस्टल, तो दो तरीके से हमने देखी लेक अभी जो बनती है, एक तो ऑक्सबो लेक है जो रिवर के कट होने से बनती है, एक लेक और तरीके से बनती है स्पिट्स और बार्स की वजह से, जो लगून्स बनते हैं, इनके अलग अलग नाम है, जैसे ऑक्सबो लेक बोलते हैं, इस लेक को लगून बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए अभी आपको लगून्स के, जैसे कि लगून टाइप में जो लेक्स हैं, चिल्का, पुलिकट और कोलेरू। सो देखिए अगर कहा गया है कि चिल्का, कोलेरू और पुलिकट ये तीनों लगून लेक्स हैं, तो ऑब्वियसली ये कोस्टल रीजन के पास में होगी, क्योंकि यहीं से समुद्र का पानी अंदर आया होगा जिससे कट के लेक्स बनी है। ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है और इसके यहाँ पर कॉर्नर में ये है चिल्का लेक, ये है कोलेरू लेक और ये है पुलिकट लेक। ओके, देन लेक्स इन द रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। इनलैंड मतलब अंदर, कोस्ट की तरफ नहीं, अंदर की तरफ इनलैंड में जो कुछ लेक्स हैं, आर समटाइम्स सीजनल, वो कभी कभी सीजनल होती है, बारिश हुई तो पानी मिल गया, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो सांबर लेक है राजस्थान में, वो एक सॉल्ट वाटर लेक है, जैसे कि ये सांबर लेक है, सीजनल लेक है, सॉल्ट वाटर लेक। अच्छा, ये भी सॉल्ट वाटर लेक है। देखो लगून लेक्स जो भी होंगी वो बनेगी यहाँ पर जो ये वाटर बॉडी है, जैसे कि बे ऑफ बंगाल है, इसके पानी से। अब ये तो वैसे ही सॉल्टी है, इससे अगर बनी है तो सॉल्टी। और चिल्का लेक इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्टीएस्ट लेक है, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया इज चिल्का लेक, ये याद रखेंगे इसको आप। ओके, और ये तो चलो लगून है इसलिए सॉल्टी है। एक यहाँ पर सांबर लेक भी आपको दी है, ये भी सॉल्टी है और इसका जो वाटर है वो यूज़ किया जाता है सॉल्ट को प्रोड्यूस करने में। ओके, आगे आते हैं। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स, ये तो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं, ये सांबर, ये ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं आर इन द हिमालयन रीजन, वो हिमालयन रीजन में मिलती है। दे आर ऑफ ग्लेशियर ऑरिजिन। ग्लेशियर ऑरिजिन हमने देखा कोई ग्लेशियर ऊपर से फिसल के आया, इरोड किया उसने एक जगह के मटेरियल को, ज़्यादा अगर इरोड हो गया वहाँ पर एक गड्ढे जैसा बन गया, बाद में वो पानी से भर गया, तो वो बन जाती है एक लेक, ग्लेशियर ऑरिजिन की लेक उसको हम बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये फॉर्म होती है व्हेन ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन, एक बेसिन को जब ग्लेशियर डग आउट कर देता है, विच वॉज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट, बाद में स्नो मेल्ट होकर उस जगह को भर देती है, तो ऐसे बनती है ग्लेशियर लेक। बुलर लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में, ये देखो ये है बुलर लेक, ये इन कॉन्ट्रास्ट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। अच्छा, ये कहा गया है कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादातर जो लेक्स हैं वो ग्लेशियर ऑरिजिन की है, ग्लेशियर ने बनाई है, लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो यहाँ की बुलर लेक है, हमें लगता है कि ये भी हिमालयन रीजन में है, तो शायद ये भी ग्लेशियर ऑरिजिन की होगी, लेकिन ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, मतलब प्लेट्स खिसकी फिर बीच में जगह बन गई, उसमें पानी भर गया, उस वजह से। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बुलर लेक। सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? चिल्का लेक। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक एंड बारापानी आर सम ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ओके, बाकी ये कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इस मैप में आप लोकेट कर सकते हैं इनको खुद से। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक और बारापानी। चलिए आगे आते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, कुछ तो लेक नेचुरली बनी है, उसके अलावा भी डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स।
कुछ लेक मैनमेड भी होती है। अगर एक रिवर पर डैम आपने बना दिया, मतलब रिवर के कुछ पानी को कट करके अलग कर लिया, तो वो भी एक लेक जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट है। ये सतलज रिवर पर है। देखिए ये है सतलज रिवर, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इसके ऊपर बनाया गया है गुरु गोविंद सागर डैम, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। ओके, नाउ लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स। अभी इस पैराग्राफ में आपको लेक्स की इंपॉर्टेंस बताई गई है। हमारे लिए लेक्स बहुत ज़रूरी है। ये हेल्प करती है रेगुलेट करने में फ्लो ऑफ द रिवर के फ्लो को रेगुलेट करती हैं। उसके कुछ पानी को हम अलग से रोक के डैम बना के एक लेक बना सकते हैं। ड्यूरिंग हैवी रेन, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो प्रिवेंट करती है फ्लडिंग को, बाढ़ आने से रोकती है। बहुत सारा जो पानी है वो इन लेक्स में जमा हो जाता है। और ड्राई सीजन में हेल्प करती है मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर, और बाद में उस पानी को ड्राई सीजन में आप यूज़ कर सकते हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर डेवलपिंग द हाइडल पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी हेल्प करती हैं। मॉडरेट क्लाइमेट बनाए रखती है सराउंडिंग का। मेंटेन करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, बहुत सारे वाटर एनिमल्स भी इनके अंदर रहते हैं। नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करती है। टूरिज्म को डेवलप करती है। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्विमिंग इनमें लोग करते हैं, बोटिंग के लिए जाते हैं, वो भी प्रोवाइड कराती है। ओके, नाउ रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोसिस्टम। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री में शुरू से ही रिवर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। इन रिवर से जो पानी मिलता है वो बेसिक नेचुरल रिसोर्स है जो बहुत ज़रूरी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसीलिए रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स। जो लोग हैं सेटल होते थे शुरू में, रिवर बैंक्स उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे क्योंकि पानी वहाँ पर मिल जाता था। एंशिएंट टाइम से ऐसा होता आया है, बहुत सारी सिविलाइजेशन रिवर के बैंक्स पर डेवलप हुई है। ये जो सेटलमेंट है अभी ये बड़े बड़े शहर बन गए हैं। तो आपको लिस्ट बनानी है उन सिटीज़ की। अच्छा, आपके स्टेट में वो कौन सी सिटीज़ हैं जो कि लोकेटेड है किसी रिवर के बैंक पर, ये कर लेंगे आप। रिवर को हम यूज़ करते हैं इरिगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो पावर जनरेशन में, और ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है पर्टिकुलरली इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ पर एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन का। ओके, रिवर की इंपॉर्टेंस बताई गई है। नाउ रिवर पोल्यूशन, जो ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्युनिसिपल और इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर डिमांड है फॉर वाटर फ्रॉम रिवर, ये नेचुरली अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर को। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉपुलेशन, मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन आउट ऑफ द रिवर्स। रिवर से ज़्यादा पानी को बाहर निकाला जाता है, ड्रेन आउट किया जाता है, और उनसे उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, कम पानी अभी रिवर में फ्लो करने लगता है। एंड ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ हैवी लोड्स ऑफ अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिना ट्रीट किए उनको रिवर्स में एम्प्टी कर दिया जाता है। ये अफेक्ट करते हैं ना कि सिर्फ क्वालिटी ऑफ वाटर को बट ऑल्सो द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गिवन अ एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो, मान लीजिए एक स्ट्रीम में काफ़ी पानी है, गंगा वाटर इज एबल टू डाइल्यूट एंड एसिमुलेट पोल्यूशन लोड्स ऑफ 20 kg ऑफ लार्ज सिटी। एक बड़े शहर का 20 kg जो पोल्यूशन का लोड है वो गंगा डाइल्यूट कर सकती है। लेकिन अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, शहरीकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, वो अलाउ नहीं करता इसको टू हैपन, और पोल्यूशन लेवल जो है बहुत सारी रिवर्स का वो बढ़ता रहता है। कंसर्न, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है जो कंसर्न है ओवर राइजिंग पोल्यूशन हमारी रिवर्स का। उसकी वजह से बहुत सारे एक्शन प्लान्स लॉन्च किए गए हैं रिवर्स को क्लीन करने के लिए। दो को हमने देखा भी, नर्मदा और गंगा के केस में। क्या आपने कभी ऐसे किसी एक्शन प्लान के बारे में सुना है? हाउ डज हमारी हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है इस रिवर वाटर पोल्यूशन से? इनके थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग विदाउट फ्रेश वाटर। सोचिए, फ्रेश वाटर ना हो तो ह्यूमन बींग की लाइफ कैसी होगी, और एक डिबेट आप इस टॉपिक पर अरेंज करेंगे अपनी क्लास में। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।